हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे प्रकार से होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग कमर्शियलाइजेशन ऑफ असेसमेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज आकलन का व्यवसायीकरण। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आकलन किसे कहते हैं। देखिए, आज के समय में हर बच्चा जो है वो पढ़ना चाहता है और हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई करे और मैं उसे वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो मुझे अपने बचपन में नहीं मिला। तो इसलिए आजकल का हर माता पिता, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है और इसके लिए वो एक अच्छी खासी मोटी रकम भी खर्च करता है। तो जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो नेचुरली हम उसका आकलन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि मतलब बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। तो आकलन तो हम उसी स्थिति में करेंगे कि जब हम बच्चे को कुछ पढ़ाएंगे। और अध्यापक जब कोई भी नया पाठ पढ़ाना शुरू करता है या आप ही लोग जब क्लास में नया पाठ पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हो। जिससे कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हम किस लिए पूछते हैं, जिससे कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसका हम आकलन कर सके कि पिछली कक्षा में बच्चे ने कितना सीखा था और हम उस पिछले ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ रिलेट कर सके, उसको एक बेस के फॉर्म में रख करके फिर हम आगे वाले जो हमें उसे बच्चे को पढ़ाना है नेक्स्ट क्लास के लिए उसकी हम पाठ्य योजना या शिक्षण योजना बना सके। और इसलिए हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता लगाना है कि पिछली कक्षा में बच्चे ने कितना सीखा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिलीव्स। इसके अलावा दूसरे डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि असेसमेंट इन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग और यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स रिस्पॉन्सेज टू एन एजुकेशनल टास्क। यानी कि किसी भी एजुकेशनल टास्क, किसी भी कार्य के लिए, एजुकेशनल कार्य के लिए बच्चे ने कितना सीखा है उसका हम रिकॉर्ड रख सके, उसको इंटरप्रेट कर सके। तो अब जो हमारा असेसमेंट है वो किस प्रकार से होना चाहिए, बच्चे की रेगुलर परफॉर्मेंस को ध्यान में रख करके कि उसकी रेगुलर जो भी वो बच्चा परफॉर्म कर रहा है उसमें रेगुलरिटी रहे। उसके बाद हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें वो मल्टी डिसिप्लिनरी सोर्सेस से होनी चाहिए। यानी कि हमें उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए, स्पोर्ट्स के उसमें भी उसका क्या इम्प्रूवमेंट है, गेम्स के उसमें, या उसकी जो डिफरेंट हॉबीज हैं, और उसके साथ साथ एकेडमिकली तो होना ही चाहिए। इसके अलावा इसमें बच्चे की लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को हमें कंसीडर करना चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो मॉरल हो, चाहे वो फिजिकल हो, हर तरह के एस्पेक्ट को। अब सबसे पहले देखते हैं कि हम आकलन करते क्यों हैं। देखिए, अगर हम आकलन नहीं करेंगे, सबसे पहले तो अध्यापक को आकलन करना होता है। अध्यापक को आकलन इसलिए, हम अध्यापक जो है बच्चों का आकलन इसलिए करता है कि जिससे वो अपने बच्चों के बारे में जान सके और उसे ये पता चल सके कि बच्चे उसका और क्या सीखना चाहते हैं या उनकी वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो क्या इम्प्रूवमेंट कर सके। उसके बाद स्टूडेंट जो टीचर के मध्य जो इंटरेक्शन की प्रक्रिया है उसको वो इम्प्रूव कर सके। और हम इंफॉर्मेशन किसी बच्चे के बारे में डिसीजन ले सके, इस बारे में कोई हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है कि बच्चे की स्क्रीनिंग कर सके। जब हम देखते हैं कौन सा बच्चा कमज़ोर है या कौन सा बच्चा अंडर अचीवर है, तो हम वहाँ पे हमें जब तक बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम उसकी स्क्रीनिंग नहीं कर पाएंगे, उसको अलग नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा बच्चे को ग्रेड और मार्क्स देने के लिए हम उसका असेसमेंट करते हैं। अब सवाल ये है कि असेसमेंट होता कितने प्रकार से है।
आपको सबको मालूम है कि ये फॉर्मेटिव, समेटिव और असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। तो हम यहाँ पे असेसमेंट के बारे में ना पढ़ के आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट का व्यवसायीकरण किस प्रकार से किया गया है, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक असेसमेंट का बेस बनाया था। अब हम देखते हैं कि इसका व्यवसायीकरण किस प्रकार से होता है। अब देखिए, बच्चे का असेसमेंट बच्चे की आवश्यकताओं, जो भी उसकी शैक्षिक नीड्स है, जो भी उसकी एजुकेशनल नीड्स है, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है, जिससे कि उसकी उन शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप उसके लिए शिक्षण अधिगम की व्यवस्था की जा सके। प्राचीन काल में भी देखिए, आप जब बच्चे गुरुकुल्स में जाते थे तो क्या होता था कि जो वहाँ पे गुरु होते थे वो अपने बच्चे की क्षमता का पता लगा करके ही उसको उचित विद्या प्रदान करते थे। आप फॉर एग्जाम्पल द्रोणाचार्य का ले लीजिए कि गए तो उनके पास बहुत सारे विद्यार्थी थे, 100 कौरव गए थे, 5 पांडव गए थे, लेकिन उन्होंने भीम को ही गदा के लिए क्यों चुना या अर्जुन को ही धनुर्विद्या के लिए क्यों चुना? तो इसलिए हम आपने देखा होगा कि कई बार 10th और 12th क्लास के बच्चों को मशवरा या बच्चे हमसे पूछने आते हैं कि मैम हम ये सब्जेक्ट ले लें या ना ले लें, तो हम बच्चे से कहते कि नहीं बेटा आप ये मत लो, ये आपसे नहीं चल पाएगा, आपके लिए टफ पड़ जाएगा, या आपका ड्राइंग अच्छा है तो आप ये ले लो, आप बायो ले लो, या आप साइंस ले लो, या मैथ्स आपको टफ पड़ेगा, या आप होम साइंस लो। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, एक तरह से कि हम बच्चे की जब असेसमेंट करते हैं ना बच्चे के बारे में कि उसकी रुचि, उसका एप्टीट्यूड किस बारे में है, जिससे कि हम बच्चे को उस बारे में सलाह दे सके और बच्चे की उस शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप उसकी शिक्षण की व्यवस्था कर सके। अब शैक्षिक आवश्यकता से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि बच्चे के अंदर किसी प्रकार की विशिष्ट योग्यता है, कोई पर्टिकुलर स्किल है, किसी क्षेत्र से संबंधित प्रतिभा है, उसके अंदर किस तरफ उसकी रुचि है, इन चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे कि अगर बच्चा कोई ड्राइंग में रुचि रखता है, पेंटिंग में रुचि रखता है, कोई मैथ्स में रुचि रखता है, तो उसकी रुचियों के अनुरूप हम उसको उसकी शिक्षण व्यवस्था कर सकते हैं। अब आकलन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आकलन का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है। और शिक्षक का कार्य ही, इसके अलावा देखो शिक्षक के पास बहुत सारे कार्य हैं। एक तो शिक्षक आकलन का कार्य करता है, इसके अलावा शिक्षक बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी शिक्षण व्यवस्था करता है। इसके अलावा उसको बच्चों की कॉपीज चेक करना है। उसके अलावा उसका ऑफिशियल वर्क या पेपर वर्क उसके पास बहुत सारा होता है। तो वो क्या होता है, कई बार वो बच्चे का आकलन सही प्रकार से नहीं कर पाता है, और तभी इधर जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट को भी ये लगता है, पेरेंट जब ये अपने बच्चे को जब स्कूल भेजता है तो वो ये सोचकर भेजता है कि विद्यालय में शिक्षक उसके बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप उसके लिए शिक्षण की व्यवस्था करेंगे, और यही सोच करके, यही विश्वास रख करके वो अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है। अब स्कूल में 1 या 2 बच्चे तो है नहीं, 30, 40, 50 और कहीं तो 60 बच्चे भी हो जाते हैं। तो क्या होता है कि अध्यापक अपने सारे कार्यों को सुचारू रूप से चलाते हुए उसके लिए आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे अभिभावक भी जानता है कि जो शिक्षक है उसके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और उस वर्कलोड के चलते वो उनके बच्चे का अधिगम या उसके बच्चे का असेसमेंट, आकलन आसानी से नहीं कर पाएगा कि वो अध्यापक पढ़ाएगा या उसका आकलन करेगा। तो अतः माता पिता के मन में शिक्षक द्वारा किए गए आकलन को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ डाउट उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार एग्जाम्स में हम अपने बच्चे की कॉपीज खुलवा लेते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे ने तो बहुत अच्छा काम करा था और जी इसको मार्क्स कम मिलते हैं। आप लोग अपने भी एग्जाम्स में देखिए कितनी बार हम 10th और 12th के बोर्ड्स में भी हम अपनी कॉपीज की स्क्रूटनी करवाते हैं, या हम जब हमारे इंटरनल एग्जाम्स होते हैं तब भी हम अपने बच्चों की कॉपीज खुलवा के देख लेते हैं।
तो अब अभिभावक क्या करता है, वो अपने जो उसके बच्चे का टीचर है उसको अप्रोच करता है कि वो अतिरिक्त समय दे करके उसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दे। अब आज के समय में क्या है कि हर एक टीचर या हर एक बच्चा हर एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहता है और शिक्षक भी इसका कोई अपवाद नहीं है। तो अतः जब अभिभावक बच्चे से कहता है कि सर जी हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दो आप, तो कई बार तो टीचर्स मना करते हैं, लेकिन जब अभिभावक ज़्यादा पीछे पड़ते हैं तो वो भी तैयार हो जाता है। तो वो क्या करता है कि टीचर से ट्यूशन पढ़वाता है बच्चे को, या फिर वो अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर में भेजता है, या कई बार क्या होता है कि वो बच्चों को स्टडी सेंटर्स में भेज देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि अध्यापक को ट्यूशन पढ़ाने के एवज में कुछ एक्स्ट्रा शुल्क मिल जाता है, एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, या जब हम बच्चों को कोचिंग सेंटर या स्टडी सेंटर भेजते हैं तो भी वहाँ पर भी हमको कुछ एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ता है। तो यहीं से क्या हो जाता है कि जो हमारा आकलन है उसका व्यवसायीकरण शुरू हो जाता है, यानी कि हमने उस टीचिंग को एक प्रोफेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि पैसे लो, बच्चे को पढ़ाओ। अब क्या होता है कि जब बच्चा ट्यूशन पे जाता है तो बच्चे का जो होमवर्क है वो भी टीचर करवाएगा, जो क्लास वर्क है वो भी टीचर करवाएगा, बच्चों को एग्ज़ाम के लिए भी टीचर पढ़ाएगा और सारे काम उसका टीचर देखेगा। अब क्या होता है कि बच्चा टीचर के संपर्क में ज़्यादा समय तक रहता है, जिससे कि टीचर उस बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझने लगता है। नतीजा क्या होता है, वो उसका आकलन पहले के कंपैरेटिवली आसानी से कर सकता है। यहीं पर हम क्या कहते हैं कि ये हमारा आकलन का व्यवसायीकरण स्टार्ट हो जाता है। अब इधर क्या है, पेरेंट भी खुश है क्योंकि उसने थोड़ा सा अमाउंट दे करके या थोड़ा सा अच्छा एक्स्ट्रा पैसा दे करके वो खुश है कि उसका बच्चा ट्यूशन पे अच्छी प्रकार से पढ़ रहा है, और टीचर भी खुश है क्योंकि उसको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। पेरेंट का टाइम बच रहा है, पेरेंट के ऊपर से बर्डन हट रहा है, वो टेंशन फ्री हो रहा है। इस प्रकार से टीचर और बच्चे दोनों ही खुश हो जाते हैं। इसी का आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ट्यूशन्स, कोचिंग सेंटर्स क्या हैं, स्टडी सेंटर्स क्या हैं, और फिर किस वजह से इनकी मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।